Welcome to my YouTube channel, Accounts Acharya again. Dear students, I was discussing the questions from trial balance errors and their rectification. Last video, I have already discussed up to 15 questions relating to trial balance errors and their rectification. These MCQs are having a great importance for you all for any competitive examinations as well as for those students who want to have a proper and fundamental command over the accountancy. Dear students, without having any loss of time, I want to continue. क्वेश्चन नंबर 16 बेटा पढ़ो और सभी ऐसे बच्चे हमारे साथ साथ दौड़ो। देखो कितने आंसर्स आप कितना जल्दी निकाल लेते हैं। These MCQ questions have been taken from Professor P.C. Tulsian's book. These questions are having a great importance for all types of competitive examinations like CPT, CA, CMA, CS Foundation, CMA Foundation, BBA, BCA, UPPGT, TGT, and UPPCL, accountants, बैंक, सेबी, UGC, नेट etc. स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी एग्जामिनेशंस में फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और बेटा जब तक फंडामेंटल्स आपका साउंड नहीं होगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे के जो एडवांस प्रॉब्लम्स हैं दैट कैन बी डन बाय यू। तो देयरफॉर मेक योरसेल्फ साउंड इन फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। और इसमें लगभग मैं 25 वीडियोज आपको फंडामेंटल्स में दूंगा। अप टू 18 वीडियोज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोफेसर पीसी तुलसियान एंड फर्दर वीडियोज आर गोइंग ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जैसे ही आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा तो तुरंत आपके पास 4 ऑप्शंस होने चाहिए। कौन कौन से? एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करेगा, एरर ऑफ ओमिशन नहीं करेगा, एरर ऑफ कमीशन नहीं करेगा, और फोर्थ कौन सा? पहले भी हम आपको बता चुके हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। Right? These 4 types of errors never affect the trial balance. Trial balance will be agreed and these errors will be as it is maintained in your accounting. Right? तो अब आप ऑप्शंस पर आए बेटा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल रहा है क्या? ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से ओमिशन हो गया और आप देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में ओमिशन है, ट्रायल बैलेंस में ओमिशन है। कोई एक अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में ओमिशन है और तो दूसरा अकाउंट तो अपने आप ही इफेक्ट कर रहा होगा, चाहे डेबिट में पड़ा होगा चाहे क्रेडिट में पड़ा होगा, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ए। बी, एंटरिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन अ रॉन्ग अमाउंट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब जब ट्रायल बैलेंस में रॉन्ग अमाउंट किसी भी कॉलम में लिख दिया गया तो भी इफेक्ट करेगा। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ये भी इफेक्ट करेगा। एंड रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड एट ऑल, तो जिसकी पोस्टिंग ही नहीं हुई तो उसका बैलेंस भी नहीं होगा और ट्रायल बैलेंस में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड एट ऑल, इट मीन्स जर्नल एंट्री तो बन गई लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं हुई। तो जब पोस्टिंग नहीं हुई तो इसका कोई बैलेंस भी नहीं निकलेगा और जब बैलेंस नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 16। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और आप इसी तरह से
हमारे साथ विथ फुल ऑफ क्यूरियसनेस लगे रहें। इस बार आपको एग्ज़ाम पास नहीं करना है बल्कि टॉप करना है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब आपको जब इफेक्ट की बात करेगा तो कौन कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगी, तो ऊपर बेटा याद कर लो, ये ए बी सी तीनों इफेक्ट करेगी। ठीक, इसके अलावा सभी क्वेश्चंस, सभी जो भी ऑप्शंस दिए उनके कंसेप्ट को समझो। जब आपके पास कंसेप्ट अच्छा होगा तो ऑप्शंस अपने आप सही निकल कर आएंगे और रिलेवेंट होगा, और मोस्ट रिलेवेंट जो आंसर हो उसी आंसर को आप टिक करेंगे। रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन परचेज बुक एंड पोस्टेड अकॉर्डिंगली। तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन परचेज बुक, परचेज बुक में रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गई, एंड पोस्टेड अकॉर्डिंगली, और पोस्टिंग भी हो गई। तो सपोज कीजिए कि 500 रुपये की जगह पर आपने 5000 लिख दिया, तो पोस्टिंग भी तो 5000 से किया होगा, बैलेंस भी 5000 से ही होगा। इट मीन्स कि इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन जर्नल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड एट ऑल। तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग जर्नल प्रॉपर में इन्होंने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी लेकिन उसकी पोस्टिंग ही नहीं हुई, तो लेजर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ट्रायल बैलेंस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी, करेक्ट रिकॉर्डिंग इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड। अब सेम वही प्रॉब्लम आ गई, रिकॉर्डिंग तो आपने करेक्ट किया लेकिन पोस्टिंग नहीं किया। जब पोस्टिंग नहीं किया तो उसका बैलेंस भी नहीं आएगा, जब बैलेंस नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस भी अफेक्टेड नहीं होगा। और 17th में आप देखेंगे, एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन्वॉल्विंग द पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट ऑन करेक्ट साइड विद करेक्ट अमाउंट। इन्वॉल्विंग एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन्वॉल्विंग द पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में हो गया लेकिन करेक्ट साइड में, इसका भी नहीं फर्क पड़ेगा। यानी ए बी सी डी तीनों का कोई फर्क नहीं पड़ना है। करेक्ट रिकॉर्डिंग इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड, सेल्स बुक में करेक्ट रिकॉर्डिंग किया गया लेकिन इसकी पोस्टिंग नहीं की गई। तो बेटा अब आपको देखना है ऑप्शन थोड़ा सा सी, थोड़ा सा मैच कर रहा है जिसका इफेक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि करेक्ट रिकॉर्डिंग इन सेल्स बुक तो करेक्ट रिकॉर्डिंग हुई है लेकिन पोस्टिंग इसकी भी नहीं हुई है, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स कि ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट, ए बी सी डी। और यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए नन, जो है नहीं, यहाँ पर ई ऑप्शन आपका सही आएगा। ये ए बी सी डी सभी सही हैं, इनका कोई भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर आपको ई ऑप्शन एक अलग से होना चाहिए, शायद इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। राइट, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सेम क्वेश्चन है आपको, रिपेयर्स टू बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, लेकिन हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सॉरी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग की एंट्री होनी चाहिए रिपेयर्स डेबिट टू कैश, लेकिन हो गई आपकी बिल्डिंग डेबिट टू कैश। ये डुअल एक्सपेक्टेबल एरर है और इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो क्योंकि रिपेयर्स की जगह पर बिल्डिंग डेबिट हो गई, तो जो डेबिट होना था वो तो डेबिट हो गया, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का बराबर रहा, तो ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी ऑप्शन, द टोटल ऑफ परचेज जर्नल इज 2000 शॉर्ट। हाँ, 100% इसका इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि परचेज 2000 से शॉर्ट हो गई, तो परचेज 2000 से शॉर्ट हो गई तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 2000 रुपीज कम पड़ेगा।
राइट, कम पड़ेगा, इट मीन्स कि ट्रायल बैलेंस 2000 से नहीं मिलेगा। आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। फिर भी अभी आप प्रॉपर सेटिस्फाई ना हो, सी ऑप्शन भी देख लें। फ्रेट पेड ऑन न्यू मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेट पेड ऑन न्यू मशीनरी तो एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन गलती से इन्होंने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर सेम, तो देयरफॉर इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस either in debit side or in credit side, so therefore your answer should be B option is correct answer for this question। and question number 19 बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है और आपके दिमाग की बत्ती को जला देगा, और बत्ती जला करके ही देखिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजिंग नेचर का है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक। अब आपको एक बात ये देखना है कि हाउ ट्रायल बैलेंस इज टू बी टैलीड विद रॉन्ग अमाउंट, विद राइट अमाउंट, विद कन्वर्टेड अमाउंट, राइट। तो कहीं पर आप 15 रुपये की जगह पर 51 लिखे, तो 51 अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों में है तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, या 51 की जगह पर 15 रुपये लिख देते हैं 15 रुपीज, और डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड में है तो भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। या अगर कोई भी अकाउंट डेबिट होना चाहिए उसकी जगह पर आपने दूसरे अकाउंट को डेबिट कर रखा है तो भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। किसी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए और उसकी जगह पर आपने दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है तो भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। अब इतनी बात आप अपने दिमाग में सोच कर चलें। अब आप ऑप्शन पर आइए। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू एक्स 17 पोस्टेड एज 71, तो बेटा देखो, आपने क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू एक्स किया तो एक्स डेबिट टू सेल्स आपकी जर्नल एंट्री हो गई, राइट। लेकिन जब पोस्टिंग 17 की जगह पर 71 आपने कर दिया, तो देखें अगर बोथ साइड 71 ही है, यानी जो पोस्टिंग किया एक्स के और सेल्स में दोनों जगह पर 71 कर दिया तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। लेकिन एक जगह अगर आपने 17 किया, दूसरे जगह पर आपने 71 की पोस्टिंग किया है तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखें, द कैश सेल ऑफ गुड्स टू एक्स रुपीज 17, अब यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक, और पोस्टिंग इन्होंने फिर से 71 की कर दी है, तो कैश डेबिट भी 71 से है और सेल्स क्रेडिट भी 71 से है, फिर ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, यानी कि ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। और क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर एक्स रुपीज 17 एंड पोस्टेज 71, तो बेटा अब आपने क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर किया तो यहाँ पर आप लिखे होंगे पार्टी ए या बी सी डी, जो कोई भी पार्टी हो, पार्टी डेबिट टू फर्नीचर, और 17 की जगह पर आपने 71 कर दिया तो आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस फिर मिल जाएगा। यानी कि ये तीन के तीनों ऑप्शंस अगर होते हैं तो ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव, ये बेटा ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। और ऑल ऑफ द एबव ये सभी जितने भी हैं वो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं करेंगे अगर कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है इस पर चलते हैं तो। और अगर आपने कंसेप्ट कहीं ऐसा लगा लिया कि 17 के जगह पर 71 हो गया, यानी एक जगह 71 है एक जगह 17 है, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम इफेक्ट करेगा, तीसरे ऑप्शन में भी सेम आपका इफेक्ट करेगा। और अगर आपने ये देख लिया है कि दोनों जगह पर या तो 17 हो या 71 हो तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। अगर अमाउंट सेम रहा, अकाउंट गलत हुआ है
तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ऐसी एरर्स इफेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं विच आर समथिंग कंफ्यूजिंग, आपको वहाँ पर ये सोच लेना है कि व्हाट ऑप्शन शुड बी रिलेवेंट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिलेवेंट हो सकता है। तो जो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि वो ऑप्शन आपके आंसर में ना हो, ठीक, हो सकता है कि वो आंसर आपके, तो उसमें से देखिए अगर कुछ भी ऐसा आंसर है जो थोड़ा बहुत भी मैच करता है तो वही आंसर ही आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने वाले लोग कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो सभी ऑप्शंस सही दे देते हैं और नीचे नन ऑफ दीज लिख दिया। अब आप सोचते हैं कि इनमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और नीचे नन दिया है, तो क्या होगा? तो बेटा नन ही आपका आंसर होगा। वो ऑल होना चाहिए लेकिन हो गया नन, राइट। और जब आपके पास दो ऑप्शन सही मिल जाए, तीसरा गलत मिल जाए, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका होता है वही 100% क्लियर होगा। दैट वुड बी द मोस्ट रिलेवेंट, इट विल बी एज्यूम्ड बाय यू, ठीक, एज्यूम करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब फिर से वही सेम क्वेश्चन आया, वहाँ विल नॉट अफेक्ट था और यहाँ विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन सा अफेक्ट करेगा? तो देखें, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू एक्स ₹17 पोस्टेड एज 71। बेटा देखो, अगर आपने क्रेडिट सेल किया है तो एंट्री क्या बनाया होगा? एक्स डेबिट टू सेल्स, राइट। दोनों जगह पर 17 ही किया और जब पोस्टिंग करने गए तो आपने 71 कर दिया। तो बैलेंस जो ट्रायल लेजर का जो बैलेंस होगा 71 से होगा, राइट। तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक जगह आपने 17 लिखा और दूसरी जगह 71 से पोस्टिंग किया तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा। सेकेंड ऑप्शन, कैश सेल टू एक्स, तो कैश डेबिट टू सेल्स हो गया। अब आपने कैश डेबिट 17 और सेल्स क्रेडिट 17 से कर लिया और जब पोस्टिंग करने गए तो गलती से दोनों जगह पर आपने 17 क्रेडिटेड टू एक्स, वो कह रहा है कैश सेल ऑफ गुड्स टू एक्स ₹17 एंड क्रेडिटेड टू एक्स, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, लेकिन इन्होंने गलती से कर दिया कैश डेबिट टू एक्स, राइट। अमाउंट सेम रखा, तो जब अमाउंट सेम है, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पर अमाउंट सेम है, तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस तब टैली नहीं करेगा जब आप 17 के जगह 7 लिख देते या 17 के जगह 71 लिख देते। जब अमाउंट में डिफरेंस होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, यानी इन दोनों केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो आपका आ गया है, क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू एक्स, एक्स फॉर रुपीज 17 पोस्टेज एज 71, ठीक, यहाँ पर भी मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जाएगा, क्योंकि चाहे आप 17 से एंट्री कर ले चाहे 71, यानी ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कंफ्यूजन वहाँ पर आता है जहाँ आप ये देख रहे होते हैं कि यहाँ एक ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है और इसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन गलत है। तो अगर दो ऑप्शन सही हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को ही आप 100% क्लियर माने। नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। इन केस ऑफ द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट वर एक्यूरेट इन ऑल रिस्पेक्ट बट अ ट्रायल बैलेंस टैली देयर में बी। आपसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स सब सही हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है, तो अब क्या हो सकता है? रॉन्ग अकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेटा देखो, अगर ओरिजिनल एंट्री आप रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ, अगर बुक्स ऑफ
ओरिजिनल एंट्री आप गलत करते हो तो इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप कैश डेबिट टू बैंक लिखना चाहिए, आप गलती से बैंक डेबिट टू कैश लिख दिए, तो पोस्टिंग तो सेम अमाउंट से ही होगी, राइट, और आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। नेक्स्ट है रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन जर्नल प्रॉपर, सेम नॉट पोस्टेड एट ऑल, जब जिसकी पोस्टिंग ही नहीं हुई तो दैट विल नॉट अफेक्ट टू द ट्रायल बैलेंस एनी हाउ। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन केस ऑफ एन द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट वर एक्यूरेट इन ऑल रिस्पेक्ट बट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली। ठीक, अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझें कि इंडिविजुअल लेजर अकाउंट है वो सही है, लेकिन ट्रायल बैलेंस फिर भी नहीं मिला, तो क्या किया गया होगा बेटा। अब आपका क्या है, वैसे तो देखने से हमें सीधे सीधे आंसर 21 का आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे आंसर आपकी तरफ इंडिकेट कर रहा है क्या, या तो एरर ऑफ ओमिशन होगा, या एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी, एरर ऑफ कमीशन होगा, या कंपेंसेटिंग एरर होगा। तभी इंडिविजुअल अकाउंट तो प्रिपेयर है लेकिन एरर है, तो बेटा कहाँ, अब आप ढूंढिए, कहीं एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, एरर ऑफ ओमिशन, ये आ गया एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन एक ऐसी एरर है जो बनी भी रहेगी और इसके बाद भी आपका आंसर ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। तो ये एरर आपकी बनी, यानी कि आंसर डी करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का। सेम एज बेटा नेक्स्ट देखें, रेक्टिफाई एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पोस्टेड इन केस ऑफ, कौन सा ऐसा कारण है जब रेक्टिफाई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ट्रायल बैलेंस करेक्ट भी हो जाएगा। ऐसा क्या कर सकते हैं जब रेक्टिफाई एंट्री की नेसेसिटी नहीं होती है। तो बेटा देखो, रेक्टिफाई एंट्री अगर आप कहीं पर भी ओमिट किए हैं, प्रिंसिपल की एरर किया है, या कंपेंसेटिंग एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, तो वहाँ पर रेक्टिफाई एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो छूट गया उसे आपको दोबारा करना पड़ेगा। जो डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया, क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया, तो आपको एंट्री दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रॉन्ग टोटलिंग है ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पर आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो हमेशा समझ लें, अगर रॉन्ग टोटलिंग किसी की भी लेजर की भी हो जाती है तो वहाँ भी आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर कहीं अंडर कास्ट या ओवर कास्ट हो जाता है तो सिंगल एक्सपेक्टेबल एरर होती है, वहाँ पर आपको एंट्री सस्पेंस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन जब सीधे ट्रायल बैलेंस में एरर आ रही है तो ट्रायल बैलेंस को अगर आप सही कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, जबकि लेजर में करनी पड़ सकती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा और सही ढंग से आप अपने माइंड को यूज करो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नेचर के हैं। चलिए 23 में देखें, अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5000 ऑफ राम अ डेटर हु एंटर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस ₹500। अब क्या हुआ, राम डेटर है और इसका डेबिट बैलेंस 5000 था, इसको गलती से आपने क्या किया है, 500 क्रेडिट में कर दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे आप इसे कि ये सही हो सके। तो अब यहाँ पर देखें ऑप्शन क्या बोल रहा है, रेक्टिफाई एंट्री नॉट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, बिल्कुल गलत है। रेक्टिफाई एंट्री करनी ही पड़ेगी क्योंकि डेबिट में बैलेंस होना चाहिए, आपने उसे क्रेडिट में कर दिया है। नेक्स्ट देखें, रेक्टिफाई एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एंड पोस्टेड इज रिक्वायर्ड इन ऑल द इफेक्ट्स ऑफ अकाउंट, नहीं, ये भी नहीं होगी।
ये भी गलत है। रेक्टिफाई एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास बट नो पोस्टिंग इन लेजर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ राम, ये बिल्कुल सही बता रहा है। क्यों? डेबिट बैलेंस 5000 ऑफ राम अ डेटर, राम कौन था? डेटर था। एंटर्ड इन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹500 इन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में उसके केवल कहाँ पर गलती हुई बेटा? ट्रायल बैलेंस में। तो रेक्टिफाई एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास बट नो पोस्टिंग इन लेजर, लेजर में इसकी पोस्टिंग की जरूरत नहीं होगी क्योंकि गलती कहाँ हुई है? ट्रायल बैलेंस में हुई है। ठीक, लेजर में नहीं हुई। तो लेजर में आप कोई भी एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे लेकिन उसकी पोस्टिंग लेजर में बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल ट्रायल बैलेंस से ही आपका इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 24 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग नेचर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन बेटा आप जानते हो कि ओमिशन का मतलब हो गया छूट जाना। कोई भी एंट्री अगर आपसे छूट गई है तो उसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। अब यहाँ पर सेल ऑफ ₹500 वाज रिटेन इन परचेज जर्नल, तो ये कौन सी एंट्री हो गई? 500 रुपये की सेल परचेज में लिख दिया इन्होंने, तो सेल का परचेज हो गया, यानी सेल जो आपने किया है तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन आपने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो कौन सी एरर हो गई? अब आप देखें कौन सी एरर? बेटा एरर्स को लिखते हुए चलो साथ साथ में, तब आपको याद रहेगा कौन सी एरर है। तो यहाँ परचेज जर्नल में हुई और इनकी एरर्स मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी कौन कौन सी एरर्स हैं तीनों में। और लास्ट में वेजेज पेड टू मोहन हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में ही डेबिट कर दिया। अब ये कौन सी एरर होगी? द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल हैज नॉट बीन पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट। अब आपने क्या किया कि सेल्स जर्नल में टोटल, सेल्स जर्नल का टोटल सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं किया, यहाँ पर आप भूल गए। क्या हुआ? भूल गए, ओमिट हो गया, गलती हो गई। ठीक, एरर्स आई। ये एंट्री आपकी ओमिशन की पार्ट है, लेकिन बेटा ए और बी ये दोनों एंट्री आपको हमें बताना है कि ये कौन सी एरर है, और जब तक ये एरर्स नहीं आप कंप्लीट समझ पाएंगे तब तक ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो ये आपके लिए काम है कि 24th में आप ये देख कर बताएंगे कि ए और बी में कौन कौन सी एरर्स है। आपका आंसर 24th का सी होना चाहिए। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की एरर कौन सी होगी? तो बेटा देखो प्रिंसिपल की एरर ये होती है, जैसे ये ऊपर था वेजेज पेड टू मोहन हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ये कौन सी एरर हो गई? प्रिंसिपल की एरर हो गई। और ऐसे ही रिपेयर्स मशीनरी पर लिया गया और गलती से मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। वेजेज पे किया गया, गलती से मशीनरी अकाउंट में कर दिया गया। इट मीन्स कि जब आप नॉमिनल अकाउंट और करंट पर्सनल अकाउंट दोनों के बीच में डिफरेंसेज को ना समझ सकें, यानी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जब आप अपनी अकाउंट्स को ही चेंज कर दें या डेबिट की जगह पर क्रेडिट और क्रेडिट की जगह पर डेबिट कर दें, तो ऐसे एरर्स को प्रिंसिपल एरर कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में 600 रिसीव्ड फ्रॉम गणपत हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, राइट। परचेज ऑफ ₹2000 हैव बीन entered in sales journal and repairs to building have been debited to building account। अब आपको ये देखना है कि repairs to building have been debited to building account, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए नॉमिनल अकाउंट में, यानी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने क्या किया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश आपने एंट्री कर दिया। तो जहां रिपेयर्स नॉमिनल अकाउंट था उसको आप ले गए बिल्डिंग अकाउंट में। एक तो बेटा ये पॉइंट है।
दूसरा देखें 600 रिसीव्ड फ्रॉम गणपत। अब यहाँ पर कैश अकाउंट और गणपत का अकाउंट है, तो कैश और रियल अकाउंट और कैपिटल पर्सनल अकाउंट दोनों का रिलेशन है, इसलिए ये गलत होगा। सही क्या होगा, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ये आपकी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की एरर सही इंडिकेट कर रही है, तो आंसर आपका सी होना चाहिए 25th में सी। नेक्स्ट देखें बेटा 26 क्वेश्चन नंबर, ₹6000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। अब ये तो जनरल एंट्री है, इसे आप जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज और परचेज ऑफ एनी एसेट्स, इफ एनी एक्सपेंसेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ परचेज या फॉर द परचेज अप टू द सेटिंग डाउन अप टू द स्टार्टिंग ऑफ दैट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड एनी एसेट्स, राइट। तो जब वो पुट टू यूज हो जाए, उसके बाद के जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, उसके पहले सभी खर्चे क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के। तो कैपिटल नेचर के खर्चे पर्टिकुलर एसेट्स में ही ऐड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ ₹6000 पेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो कहाँ आना चाहिए, मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। आप इसकी एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर बैंक से पेमेंट किया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, और नहीं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। लेकिन 80% स्टूडेंट्स यहाँ पर एंट्री बनाएंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो बेटा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज यानी मशीनरी जब तक पुट टू यूज ना हो तब तक के सारे खर्चे कैपिटल नेचर के होते हैं। तो यहाँ मशीनरी अकाउंट में आपको मशीन अकाउंट ही डेबिट करना है, इंस्टॉलेशन हो, वेजेज हो, कैरेज हो, ओवर मशीनरी बिफोर पुट टू यूज। नेक्स्ट 27, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹3000 स्पेंट ऑन रिपेयर। बेटा ये भी वही सेम है, यानी फर्नीचर आपने खरीदा है और उसके साथ साथ में आपने रिपेयर्स भी यूज किया, तो ये भी कहाँ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट का पार्ट होगा। क्योंकि फर्नीचर जब तक आप पुट टू यूज नहीं कर देते हैं तब तक के सारे खर्चे कैपिटल नेचर के होंगे, तो फर्नीचर अकाउंट में ही ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ₹6000 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। अब इसको आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अकाउंट होगा, ठीक है। देखिए अब ये कौन सा एंट्री हो जानी चाहिए, 28। तो बेटा देखो जनरल एक्सपेंस ये क्या है, जनरल एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। इट मीन्स रियल अकाउंट से नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल की होनी चाहिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कि जब आपने एक्सपेंसेज को छोड़ करके एसेट्स को डेबिट कर दिया, राइट। तो परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस, तो फर्नीचर गायब हो गया, उसकी जगह पर आपने जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, राइट। तो ये क्या हुआ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इसे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। अभी ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। अब देखिए बेटा 29 गुड्स वर्थ ₹500 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो इन केस ऑफ पर्सनल यूज एनी एक्सपेंसेज paid on behalf of personal use of a proprietor will be treated as a drawing expenses, so that will be drawing. Proprietor is a person who introduce, then it will be capital. When he withdraw, that would be drawing for the personal use, right। तो प्रोप्राइटर के ऊपर क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस भी किया है। प्रोप्राइटर के दो अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। जब वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल होगी, और जब बिजनेस से कुछ भी निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग होगी। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 30। क्वेश्चन नंबर 30। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बहुत अच्छा है और इसे आप समझें। जो बच्चे अभी हमारे 11th क्लास के हैं वो विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि ज़रूरी है उनको बैलेंसेज पता करना और डिफरेंट टाइप्स की एरर्स के को पहचानना। कौन कौन सी एरर्स ऐसी होती है जो सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करने में हेल्पफुल होती है और कौन सी ऐसी एरर्स है जिसके कारण सस्पेंस अकाउंट बन ही जाता है। तो बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, ऑन ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट द वर्ड रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर कॉलम आर। जब आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं? ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी यहाँ बच्चे बी डी, सी डी और बी एफ और सी एफ में गलती कर ही जाते हैं। चलो ठीक है, फिर भी याद रखें कि सस्पेंस जब कभी भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय पर बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिख देते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दिस सीरीज। द ऑब्जेक्ट ऑफ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट इज। तो माय डियर, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करना चाहेंगे कि सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज ओपेंड डिस्क्रिशनरी पावर समझ लीजिए या डिस्क्रिशनरी ऑब्लिगेशन समझ लीजिए। दिस इज माय ऑब्लिगेशन टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। विदाउट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस नो फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड। और अगर आप थोड़ा जल्दबाजी में हैं तो ट्रायल बैलेंस की क्यों नहीं मिल रहा है, इनकी गलतियां हम बाद में ढूंढेंगे, पहले फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। तो पहले फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं जो भी डिफरेंसेज हैं ट्रायल बैलेंस के, दैट इज ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट इज नॉट एनी अकाउंट, दैट इज डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस ओनली, एंड जस्ट आफ्टर गेटिंग द एरर्स वी रेक्टिफाई इट एंड delete trial balance or delete suspense account from the trial balance, right। तो जब तक हमें एरर्स नहीं मिलती हैं तब तक वो सस्पेंस मेंटेन रहेगा, और जब हमें एरर्स मिल जाएगी तो हम सस्पेंस को हटा देंगे। तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या है? टू टैली द ट्रायल बैलेंस। हाँ बिल्कुल हो सकता है, टैली ट्रायल बैलेंस हो सकता है। अभी आप मोस्ट रिलेवेंट आंसर की तरफ बढ़े। टू अवॉइड डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। टू रेक्टिफाई एरर की रेक्टिफाई हम ट्रायल बैलेंस में नहीं करते, यानी सस्पेंस अकाउंट में नहीं करते। तो बेटा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन द मोस्ट रिलेवेंट आंसर है बी। और अब क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड। कहाँ यूज होता है? तो बेटा अब आपको समझने के लिए बता देते हैं कि सम ऑफ द एरर्स कमिटेड एंड वुड अफेक्ट टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। such type of expenses and errors are to be included in PL adjustment account, right। यानी any error that is related to your trading and profit and loss account, in any expense or in any income, will be included in PL adjustment, and errors committed to the balance sheet, liabilities and assets will be transferred under suspense account, राइट। तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स, नहीं ऑल एरर्स तो नहीं, ये बेटा आपका गलत होगा। और टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स इन्वॉल्विंग रियल अकाउंट, नहीं ये भी गलत है।
टू रेक्टिफाई ऑल एरर्स इन्वॉल्विंग नॉमिनल अकाउंट इन, हाँ बेटा देखो नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So therefore answer C should be the relevant and the most relevant. So therefore answer C will be the correct answer. Dear students, आप हमारे साथ बने रहें. नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम.